अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम किसान के नाम के साथ मैं हूं बिनियामीन शौकत। पाकिस्तान भर में 80% से जायद किसान 23 मिलियन एकड़ पर सालाना गंदम काश्त करते हैं और ये रकबा पाकिस्तान के कुल ज़ेरे काश्त रकबे का 50% से भी जायद बनता है। हमारी गंदम की सालाना ज़रूरत 28 से 30 मिलियन मैट्रिक टन है, जबकि हमारी पैदावार 22 से 25 मिलियन मैट्रिक टन है। हम अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए हर साल मुख्तलिफ ममालिक से गंदम इंपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क और 70% से ज़ायद अफराद का पेशा भी ज़राअत। इसके बावजूद आटा इतना महंगा कि आम आदमी 2 वक्त की रोटी भी ना खा सके। डिमांड इतनी कि चंद माह कबल सस्ते आटे के हसूल के लिए कई जानें ज़ाया हो गईं। जिस मुल्क के नौजवान सस्ते आटे के हसूल के लिए सारा दिन लाइनों में ज़ाया कर दें, वो कौम ज़माने की बर्क रफ्तारी का क्या मुकाबला करेगी। पाकिस्तान में गंदम को 4 बड़े मसाइल का सामना है। फी एकड़ पैदावार कम है और किसान जदीद तरीका काश्त से नावाकिफ है। गंदम की फसल को रस्ट की बीमारी का अटैक होता है। इसके अलावा गंदम तेज हवा और आंधी की वजह से लेट जाती है। इन चारों मसलों से बचा जा सकता है अगर गंदम की प्लानिंग करते वक्त चंद बुनियादी गलतियों से बचा जाए तो। आज का प्रोग्राम गंदम काश्त करने की प्लानिंग के हवाले से है। हम किसानों को बताएंगे कि पाकिस्तान भर में किस एरिया में किस वक्त कौन सा बीज काश्त करके अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि 25 मन फी एकड़ की बजाय 70 मन पैदावार कैसे ली जा सकती है। आपकी मुलाकात ऐसे किसानों से करवाई जाएगी जो गुज़श्ता कई सालों से 70 मन से ज़्यादा फी एकड़ पैदावार हासिल कर रहे हैं और उनकी फसल बहुत सी बीमारियों से भी महफूज रहती है। गंदम पाकिस्तान में अहम नकदावर फसल है जो मुल्क भर में मुस्तकिल खुराक के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। हमारे यहाँ गंदम की काश्त तो मुनासिब रकबे पर की जाती है, मगर फी एकड़ पैदावार 30 मन से भी कम है, जबकि दुनिया भर में फी एकड़ पैदावार का मयार 60 मन से ज्यादा है। जबकि न्यूजीलैंड के एक किसान एरिक वॉटसन 156 मन फी एकड़ गंदम पैदा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। यानी पाकिस्तानी जितनी पैदावार 5 एकड़ से ले रहे हैं, एरिक वॉटसन इतनी 1 एकड़ से पैदावार ले रहा है। एक तहकीक के मुताबिक हमारी फी एकड़ पैदावार में कमी की वजूहात का जायजा लिया जाए तो गंदम देर से काश्त करने की वजह से हम 35%, जड़ी बूटियों के कंट्रोल न करने की वजह से 30%, गैर मुतवाजन खादों के इस्तेमाल से 18% और नाकिस बीज के इस्तेमाल से 17% तक पैदावार मुतासिर हो रही है। बर वक्त प्लानिंग करके इस बड़े नुकसान से बचा जा सकता है। गंदम का कद जब 2 से 2.5 फीट के दरमियान होता है तो उस वक्त गंदम की लॉजिंग हो जाती है, यानी गंदम गिरना पाकिस्तान में अब मामूल बन चुका है। यानी ये एक बड़ा मसला है जिसको किसानों को गंदम की बुआई के वक्त मद्देनजर रखना चाहिए। रवां बरस अप्रैल में जब गंदम तैयारी के मराहिल में थी तो शदीद बारिशें और आंधी आई थी, जिसकी वजह से अक्सर गंदम गिर गई थी। लेकिन हमने देखा कि चंद किसानों की गंदम बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी थी, वो नहीं गिरी थी। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या काम किया कि उनकी गंदम गिरने से बच गई। उस वक्त हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी, आइए आपको दिखाते हैं। ये जो मेरे लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, ये फ्लैट ज़मीन के ऊपर छट्टा मेथड के जरिए गंदम काश्त की गई है और हमारे 90% से जायद किसान इसी तरीके के तहत गंदम काश्त करते हैं और सबसे ज्यादा लॉजिंग भी इसी गंदम की होती है। और मेरे राइट साइड पे जो आपको नजर आ रहा है, ये फ्लैट ज़मीन के ऊपर जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी के तहत गंदम काश्त की गई है। फ्लैट ज़मीन पर गंदम काश्त करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप हल चलाए बगैर गंदम काश्त करते हैं। जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी के तहत मशीन जो है वो ज़मीन में 2 से 3 इंच गहराई में बीज डाल देती है। इससे आपका ज़मीन की तैयारी का 10 से 15 हज़ार खर्चा भी कम हो जाता है। और इसके अलावा दरमियान में पैचेस होने की वजह से, लाइन सोइंग होने की वजह से जो हवा का इखराज है वो होता रहता है। जड़ें ज़मीन में ज़्यादा गहराई में जाती हैं गंदम की, जिसकी वजह से गंदम गिरने से बच जाती है। जी किसान भाइयों, आपने देखा कि जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी के तहत और बेड्स पर काश्त की गई गंदम गिरने से बच गई और इनकी पैदावार भी दीगर किसानों से 20 से 30%
ज्यादा थी। आइए आपको जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी के दीगर फायदे बताते हैं। गंदुम एक ऐसी फसल है जो ज्यादा पानी पसंद नहीं करती। बराह रास्त जड़ों में खड़ा पानी पैदावार में कमी का बायस बनता है। ज्यादा बारिशों की सूरत में बेड काश्ता फसल की जड़ों में बराह रास्त पानी नहीं जाता, सिर्फ सैलाब पहुंचती है जो फसल को दरकार होती है। इसके अलावा बेड्स पर ड्रिल मशीन से फसल काश्त की जाती है, जिसमें पौधे से पौधे का मुनासिब फासला रखा जाता है, जिसकी वजह से पौधों के दरमियान हवा का अखराज होता रहता है और तेज आंधी की सूरत में गंदुम गिरने से बच जाती है। बेपनाह खूबियों की वजह से जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी यानी कम गहरा हल चलाकर फसलों की काश्त, ये तरीका अब दुनिया भर में मकबूल होता जा रहा है। इससे न सिर्फ फी एकड़ अखराजात में कमी वाक़ई होती है, बल्कि ज़मीन की कुदरती जरखेज़ी भी आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हो जाती है और खादों पर इन्हिसार कम होता जाता है। आइए आपको दुनिया भर की सूरत हाल दिखाते हैं जो इस वक्त जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी से न सिर्फ अखराजात में कमी आती है, बल्कि जमीन कुदरती तौर पर अपनी जरखेजी भी बहाल करती है। जदीद ज़री तहकीक के मुताबिक जमीन की ऊपर वाली 6 इंच की सतह जमीनी हयातियात की अमाजगाह होती है। जमीनी हयातियात यानी माइक्रोब्स जमीन में मौजूद खुराक को पौधे के लिए दस्तयाब हालत में लाते हैं। जब हम गहरा हल चलाते हैं तो ये जमीनी हयातियात बेघर हो जाती हैं और शदीद सर्दी या गर्मी की वजह से इनकी हलाकत हो जाती है। दुनिया भर में जीरो टिलेज काश्त में गुज़श्ता 10 सालों में 93% इजाफा हुआ है और इस वक्त 507.6 मिलियन एकड़ पर जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी के तहत फसलें काश्त की जा रही हैं। सबसे ज्यादा 108 मिलियन एकड़ रकबा अमेरिका में जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी के तहत काश्त किया जा रहा है, जो कुल रकबे का 12% से भी जायद बनता है। ब्राजील बगैर हल चलाए काश्तकारी में 106 मिलियन एकड़ रकबे के साथ दूसरे नंबर पर है, जो कुल रकबे का 12% बनता है। अर्जेंटाइन 81 मिलियन एकड़ के साथ तीसरे नंबर पर, जबकि पाकिस्तान में कुल 3.2 मिलियन एकड़ पर जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी के तहत फसलें काश्त की जा रही हैं और ये कुल ज़ेरे काश्त रकबे का 1% से भी कम बनता है। खुशकिस्मती से अब पाकिस्तान में भी जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी के ऊपर काम शुरू हो चुका है। किसान बड़ी कामयाबी से मुख्तलिफ फसलें ले रहे हैं। ख़ास तौर पर सुल्तान अहमद भट्टी साहब पाकिस्तान में एक बड़े जीरो टिलेज काश्तकार हैं और 100 एकड़ से ज़ायद रकबे पर बगैर हल चलाए कामयाबी से काश्तकारी कर रहे हैं। इस वक्त हम सुल्तान अहमद भट्टी साहब के फार्म पर ही मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये मुश्किल है, आसान है और बाकी किसान कैसे इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आप बगैर हल चलाए गंदम की काश्त करते हैं, ये मुमकिन है और आपने लास्ट सीजन में कितनी फी एकड़ पैदावार ली? जी बिल्कुल ये मुमकिन है। मुझे तो 8 से 10 साल होने को हैं। पिछले साल जो हमने गंदम नो टिलेज के ऊपर हमने काश्त की थी, उसकी ओवरऑल उसकी जो एवरेज थी वो 65 माउंट्स पर एकड़ के हिसाब से हमने ली उसकी एवरेज। 65 मन 25 मन थी हमारी एवरेज पिछले जी। लेकिन ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि मैंने अपने इस रकबे के ऊपर, क्योंकि उसकी बड़ी वजह ये है कि 8 साल में जब आपने उसमें हल नहीं चलाया तो उसका ऑर्गेनिक मैटर जो मैंने शेयर भी किया था आप अहबाब से कि 2.45% के हिसाब से उस मेरी ज़मीन का जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उसमें इजाफा हो चुका हमारी है। ज़मीनों में 0.5% से भी कम है। जी बिल्कुल। अच्छा सर, हमारी हुकूमत तो एक नारा लगाती है और किसानों को मोटिवेट भी करती है कि दब के बाद रज के खाए, यानी बहुत ज़्यादा हल चलाएं, लेकिन आप तो हल चला ही नहीं रहे। जी बिल्कुल। इसमें मैं यही कहूँगा कि अब ये वो वाली सिचुएशन नहीं है, अब दब के बाद मंग के खा वाली सिचुएशन है। अच्छा, ये बताएं कि कितने अखराजात में कमी ला सकते हैं किसान अगर वो बगैर हल चलाए गंदम की काश्त? इसमें थोड़ा सा मैं आपको जो ज़मीनी तैयारी के ऊपर अखराजात आते हैं उसके मुतल्लिक बता देता हूँ, बाकी जो फार्मर्स हैं उनकी समझ में खुद ही आ जाएगा। इसके ऊपर अगर आप बाक़ियात को मुनज़्ज़म करते हैं, उसमें 2 दफ़ा आपको ये पासेस लगाने पड़ते हैं। मसलन पहली दफ़ा आपको एक नोटिल सीडर की मदद से बिजाई करनी पड़ती है, उसके बाद एक मल्चर मशीन की मदद से आपको उन सारी लेफ़्ट ओवर्स जो चावल की बाक़ियात होती हैं उनको ऊपर मल्च करना पड़ता है। ऐसे किसान कैसे जीरो टिलेज पे जा सकते हैं जिनके पास मशीनें नहीं हैं? जी, उसके लिए भी हमने बहुत सारे वेरिएंट्स मुतारफ़ करवाया, जिनमें से मैं एक का जिक्र कर देता हूँ। जिसके पास कोई ट्रैक्टर नहीं है, कोई मशीन नहीं है, उसमें वो जब कटाई करवाता है हार्वेस्टर से, जो हमारे यहाँ जो रेगुलर हार्वेस्टर्स हैं, ये वीट हार्वेस्टर्स, उसी से ही हम चावल की कटाई करवाते हैं। तो जब उसकी कटाई मुकम्मल हो जाए
उनको मतलब ये चाहिए कि जब अगर उनकी फसल खड़ी है तो ऊपर से मतलब उसकी कटाई करवाएं ताकि पीछे से लेफ्ट ओवर्स कम गिरें उसकी, तो उसको पानी लगा के खाद और बीज का छटा कर दे, बस आपकी बिजाई मुकम्मल। इसमें एक ज़रूरी बात जो है जिसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा वो ये है कि अगर पक्के वट का रकबा है तो उसमें आप जब पानी लगाएं तो उसमें खाद का छटा कर दें और बीज का छटा ना करें, और उसमें देख लें बीच में तवक्कुफ कर लें। आप रात भर भी इंतज़ार कर सकते हैं या चंद घंटों के बाद जो जिनका रकबा होता है उनको अंदाज़ा होता है कि हमारी ज़मीन जो है वो कितनी देर में पानी जज़्ब कर लेती है। आप जिस टेक्नोलॉजी के तहत गंदुम काश्त करते हैं उस पे कितने अखराजात आते हैं? जी मैं बिल्कुल बता देता हूँ। अब जो इसकी प्राइसेस हैं पेट्रोल डीज़ल की, उसके हवाले से अगर बात करें तो फिर ये 12 से 15 हज़ार रुपये फ़ी एकड़ इसके ऊपर ख़र्चा आएगा। क्योंकि मैं लीटर्स में अगर बता दूं तो वो ज़्यादा आसान रहेगा हमारे फार्मर्स के लिए। वो हमारा जो रवायती काश्तकार है जो उस हवाले से उस तरीक़ेकार से जो काश्त करता है उससे वो तकरीबन 25 से 30 लीटर डीज़ल फ़ी एकड़ उसका ख़र्च आता है। जबकि इस वाले तरीक़ेकार में अगर मैं फ़र्ज़ करें एक पास लगाता हूँ नोटिल सीडर का यानी वत्तर की काश्त करता हूँ, दूसरा पास में लगाता हूँ मल्चिंग मशीन का, तो इसके ऊपर मेरा टोटल जो डीज़ल का ख़र्चा है वो 6 से 7 लीटर फ़ी एकड़ आता है। अच्छा सर, ये जो मशीन खड़ी है इस जिससे आप सोइंग करते हैं, ज़रा इसकी हमें वर्किंग बताइए कैसे वर्क? जी ये नोटिल सीडर है, इसे पाक सीडर भी कहते हैं, इसे हैप्पी सीडर भी कहते हैं, मगर हमने इसे अपने अंदाज में मॉडिफाई किया हुआ है। इसके आगे फ्लैल ब्लेड्स हैं, वो पीटीओ शाफ्ट से चलते हैं, जो जितनी भी लेफ़्ट ओवर्स होती हैं उनको वो प्रोसेस करता है, और पीछे इसके जो अगर हमारा कैमरामैन दिखा सकता है तो ये टाइन्स हैं, यानी जितनी भी इसकी बाकियात है जो इसके मुड खड़े होंगे उनको कुतर के ज़मीन पे जी जी बिल्कुल, उनको काट के जहाँ पे बीज को हमने गिराना है वो सीड बेड हमारे लिए बना देता है, उसमें हम सीड गिराते जाते हैं और आगे ये चलता जाता है। बाकी ज़मीन आपकी बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड रहती है। जी किसान भाइयों, आपने देखा कि सुल्तान अहमद भट्टी साहब गुज़श्ता 6-7 साल से ज़ीरो टिलीज टेक्नोलॉजी के ऊपर कामयाबी से काश्त कर रहे हैं, और लास्ट ईयर इनकी जो फ़ी एकड़ गंदम की पैदावार थी वो भी 65 मन से ज़ायद थी। आप भी अगर ये तरीका अपनाना चाहें तो मुश्किल नहीं है, आसान है। म्यारी बीज की फराहमी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। किसान बीज के म्यार को जांचे बगैर काश्त करता है, जिसकी वजह से फी एकड़ पैदावार में कमी वाक़ई होती है। इसके अलावा हर बीज हर इलाके के लिए मौजूद नहीं होता। मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों में कौन सा बीज ज़्यादा पैदावार देता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। काश्तकारी के लिहाज से पाकिस्तान को 4 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। शुमाली इलाका जात यानी पहाड़ी इलाके जहां दर्जा हरारत इंतहाई कम होता है, पोठोहार के पहाड़, मैदानी इलाके और सहराई इलाके। इन तमाम इलाकों के लिए मुख्तलिफ बीज इस्तेमाल किए जाते हैं जो साइंसदानों ने इन इलाकों की मुनासबत से तैयार किए होते हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जा हरारत मुख्तलिफ होता है। गंदम के बीज के उगाव के लिए 20 से 25 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत दरकार होता है। शुमाली इलाकों में इस वक्त दर्जा हरारत गंदम की काश्त के लिए मौजूद हो चुका है। बालाई पंजाब और पोठोहार में ये दर्जा हरारत वस्त अक्टूबर में शुरू हो जाता है। सेंट्रल पंजाब में नवंबर के पहले हफ्ते, जबकि जनूबी पंजाब और सिंध के अक्सर इलाकों में वस्त नवंबर तक दर्जा हरारत 20 से 25 डिग्री तक आ जाता है, जो गंदम की बुवाई के लिए मौजूद समझा जाता है। पाकिस्तान भर में किस इलाके में कौन सा गंदम का बीज ज्यादा अच्छी पैदावार दे सकता है, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ गंदम बीज के माहिर डॉक्टर अजीजुर रहमान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर फरमाइएगा, मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात की जाए तो जो हमारी अप्रूव्ड वेराइटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं और किस इलाके के लिए हैं? अगर हम शुमाली इलाकों की बात करें तो वो ज़्यादातर जो हैं वो बारानी इलाके हैं, और उनकी आबो हवा जो है वो ज़्यादा टेम्परेचर लो रहता है। तो उस इलाके के लिए हमें ऐसी वैराइटीज़ चाहिए जिनमें जर्द कुंगी के ख़िलाफ़ बेहतर क़ुव्वत मुदाफ़ियत हो। तो वो जो अक़साम हैं उनमें MA21 है, पाकिस्तान 13 है, वफाक 23 है और NARC सुपर है। ये वैराइटीज़ जो हैं ये जर्द कुंगी के ख़िलाफ़ बेहतरीन क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती हैं और बरानी इलाके के लिए बहुत मौजूद अक़साम हैं।
अगर हम सेंट्रल पंजाब की बात करें तो सेंट्रल पंजाब में जो है वो टेम्परेचर जो है वो तकरीबन मुअद्दल है। तो उसके लिए जो हमारी मौजूद अक़साम हैं जो इस वक्त सबसे ज़्यादा रकबे पे काश्त हो रही हैं वो अकबर है, फ़ख्र बकर है, दिलकश है, सुबहानी है, बकर स्टार है, नवाब और सादक, और नई किस्म अरूज भी इनमें शामिल है। मेरी ज़िम्मेदार भाइयों से गुजारिश ये है कि वो हर इलाके के जो ज़िम्मेदार हैं, जो काश्तकार हैं, वो अपने सूबे की वैराइटीज़ जो हैं उनका बीज लें। चूँकि ये जो वैराइटीज़ होती हैं, जितनी भी किस्में हैं, ये एरिया स्पेसिफिक होती हैं। पंजाब की जो वैराइटीज़ है, अगर आप उनको केपी में लेके जाएंगे तो केपी के जो जोग्राफियाई हालात हैं, जो आबो हवा है, वो मुख्तलिफ है। तो वहाँ पे जो है वो जर्द कुंगी का ज़्यादा हमला होता है। तो इसलिए पंजाब की वैराइटीज़ वहाँ ना लगाएं। अगर लगा भी गलती से चली भी गई, जब भी ऐसे हुआ है कि पंजाब की कोई वैराइटी केपी में ज़्यादा रकबे पे लगी है, तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हो जाती है। इसलिए वैराइटीज़ को अपने इलाके तक महदूद किया जाए। किसान भाई घर का बीज ही इस्तेमाल करते हैं, उनको बाज़ औक़ात ये भी पता नहीं होता कि वैरायटी कौन सी है, तो इससे कितना नुकसान होता है। जो घर का बीज है ना, अनग्रेडेड, जिसकी वैरायटी का भी पता नहीं है, उससे कम से कम जो 20% जो है वो पैदावार का नुकसान होता है। डॉक्टर साहब, हमारे 80% किसान जो हैं गंदम काश्त करने वाले, वो घर का ही बीज इस्तेमाल करते हैं और शायद यही वजह है कि हमारी पैदावार भी कम है। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ बीज के साथ भी ज्यादती ही की जाती है। फी एकड़ 50 किलो से भी ज्यादा बीज इस्तेमाल किया जाता है, जबकि साइंसी असूलों के मुताबिक फी एकड़ गंदम का बीज किसी सूरत 10 किलो से जायद नहीं होना चाहिए। हम 2 लाख की ड्रिल मशीन नहीं खरीदते, लाखों करोड़ों रुपए का बीज जमीन बुर्द कर देते हैं। अच्छी पैदावार के लिए फी एकड़ गंदम के पौधों की तादाद 13 से 15 लाख होनी चाहिए और गंदम का एक दाना 50 से जायद पौधे बनाने की सलाहियत रखता है। औसतन 10 पौधे भी लगाएं तो 150 लाख गंदम के दाने 1 एकड़ की जरूरत होते हैं। 1 किलो गंदम में 15,000 से जायद बीज होते हैं। यूं 10 किलो बीज से फी एकड़ पौधों की तादाद पूरी हो जाती है, मगर इतना दुरुस्त हिसाब उसी वक्त लग सकता है जब छटे की बजाय बुजाई मशीन से की जा रही हो। जिस तरह मुख्तलिफ इलाकों में गंदम का बीज मुख्तलिफ इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह गंदम की बुवाई का सीज़न भी हर इलाके में मुख्तलिफ ही होता है। कौन सा सीज़न बेस्ट है किस इलाके में पाकिस्तान भर के लिए, ये जानने के लिए इस वक्त डॉक्टर नदीम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर साहब गंदम काश्त के माहिर हैं, उनसे पूछते हैं कि किसान किस एरिया में किस वक्त गंदम काश्त शुरू कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। ये सर फरमाइएगा, आप कौन सा एरिया किस वक्त बुआई के लिए बेस्ट है और टेम्परेचर कौन सा बेस्ट है सीड जर्मिनेशन के लिए? गंदम की सोइंग के लिए जो बेस्ट टाइम है, साल साल के तजर्बात के बाद जो बात साबित हुई है, वो 1 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक का टाइम सबसे बेस्ट है। ये सेंट्रल पंजाब में और साउथ पंजाब में और उसके अलावा मुल्क के दूसरे हिस्से में। लेकिन अगर नॉर्दर्न साइड पे अगर हम जाएं तो जिसमें ये हमारा पंजाब का पिंडी डिवीजन आता है, बारानी इलाका है, वहाँ पे 15 अक्टूबर से सोइंग 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक सोइंग की जा सकती है, गंदम की काश्त की जा सकती है। तो उसके अलावा अगर सेंट्रल पंजाब में या यहाँ पे अगर 15 अक्टूबर के बाद बारिशों का सीज़न शुरू हो जाए या बारिशें ज़्यादा हों, टेम्परेचर डाउन हो जाए, तो 25 अक्टूबर के बाद भी सोइंग की जा सकती है। 20-25 अक्टूबर तक भी इसको सोइंग की जा सकती है। गंदम की काश्त को बहुत ज़्यादा जल्दी करना या लेट करना, ये दोनों ही नुकसानदेह चीज़ें हैं। ठंडे इलाकों में लंबे दौरानिये की फसल होती है और उनकी पैदावार भी 100 मन से ज़्यादा आती है, तो आपको नहीं लगता कि हम अगर अर्ली काश्त कर लें तो हमारे पास फसल का दौरानिया बढ़ जाएगा और पैदावार अच्छी आ जाएगी? गंदम के हवाले से ये है कि जो आप कह रहे हैं कि जो ठंडे इलाके हैं जहाँ पे 100 मन पैदावार है, वहाँ पे गंदम की जो विंटर वीट वहाँ पे काश्त की जाती है। ये गंदम की अक़साम है, एक स्प्रिंग वीट कहलाती है जो हमारे गर्म इलाकों के लिए, और एक विंटर वीट है। विंटर वीट ये है कि उसको पहले वो रिप्रोडक्टिव अपना वेजिटेटिव फेज़ अपना मुकम्मल करता है, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज़ में एंटर होती है, लेकिन उससे पहले उनको चिलिंग टेम्परेचर चाहिए होता है जो कि उन इलाकों में अवेलेबल होता है। ये हमारे इलाकों में चूँकि ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम जो गंदम की जो काश्त करते हैं, गंदम की जो टाइप है या स्पीशीज़ है, वो उसको कहते हैं स्प्रिंग वीट।
अच्छा, वो पूरे 8-10 महीने की फसल होती है, यहाँ पे हमारे 5 से 6 माह की ये क्रॉप है। अगर सिर्फ एक फैक्टर ही मद्देनज़र रखा जाए जिससे गंदम की पैदावार में इजाफा किया जा सकता है, वो है गंदम की वक्त पर काश्त। अगर सिर्फ इसी को कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि इसका कोई नेमल बदल नहीं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 20 से 25 डिग्री दर्जा हरारत जो है वो बेहतर है गंदम की सोइंग के लिए। तो ये बता दें कि किसान किस तरह चेक करेंगे कि इस वक्त दर्जा हरारत 20 से 25 के दरमियान है, क्योंकि दिन और रात का मुख्तलिफ होता है दर्जा हरारत। जी, रात का टेम्परेचर तो 20-25 हो ही जाता है अक्टूबर के महीने में, लेकिन अगर दिन का टेम्परेचर भी कम हो जाए तो फिर इसको देखना चाहिए मद्देनज़र। अगर दिन का टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है, 30-35, तो फिर ये काश्त नहीं की जा सकती। तो उसका दिन का जो टेम्परेचर है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए ये काश्त करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसान अगर सही वक्त पर गंदम काश्त करते हैं तो यकीनन उनकी पैदावार भी 70 से 80 मन आ सकती है। पाकिस्तान में 1 एकड़ गंदम काश्त करने पर तकरीबन 80,000 से 1 लाख रुपए के अखराजात आते हैं, जबकि हिमसाया मुल्क भारत में ये अखराजात पाकिस्तानी करेंसी में 30,000 रुपए से भी कम हैं, जबकि दोनों किसानों की गंदम एक जैसे रेट में ही फरोख्त होती है। मगर पाकिस्तानी किसानों के साथ इतना जुल्म क्यों? मुख्तसर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किसान किस तरह फी एकड़ अखराजात में कमी कर सकता है और पैदावार बढ़ा सकता है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पाकिस्तानी किसानों को ज़री मुदाखिल यानी खादें, बीज, डीजल, ज़री अद्वियात सब इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से फरोख्त की जाती हैं, जबकि किसान की गंदम इंटरनेशनल मार्केट की कीमतों से हटकर सस्ते दामों ज़बरदस्ती किसानों से खरीद ली जाती है। ऐसा क्यों? किसान जब अपनी इजनास मंडी लेकर जाता है तो कीमतें खरीद में उसके साथ हमेशा नारावा सलूक बरता जाता है। खरीदार हुकूमत हो या मिडल मैन, इजनास की कीमत मार्केट वैल्यू से 10 से 20% कम लगाई जाती है। गुज़श्ता सीजन में किसानों से गंदम जबरदस्ती 39 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदी गई, जबकि मार्केट में इसका रेट 5,000 रुपए फी मन था। रवा सीजन की स्पोर्ट प्राइस का भी अभी तक ऐलान नहीं किया गया। इमदादी कीमत का देर से ऐलान करना भी गंदम की काश्त में कमी की एक अहम वजह है। पाकिस्तान में गंदम की फी एकड़ काश्त पर 80,000 से 1 लाख रुपए तक अखराजात आते हैं, जबकि हिमसाया मुल्क भारत की बात करें तो वहाँ यही अखराजात पाकिस्तानी करेंसी में 30,000 रुपए से भी कम हैं। ज़रा गौर करें और देखें कि पाकिस्तानी किसान किस तरह इंटरनेशनल मार्केट में इस प्राइस को कम्पीट कर सकता है। जब बात गंदम की कीमतें खरीद की हो तो इदारे अपना हिसाब किताब इंटरनेशनल मार्केट के रेट के मुताबिक लगाते हैं, मगर जब ज़रूरी मुदाखलत की बात हो तो डॉलर की वैल्यू तक पहुंच जाती है। पाकिस्तान में इस वक्त DAP खाद 14,000 रुपए फी बैग, जबकि इंडिया में पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से 1,200 रुपए में मिल रही है। यूरिया खाद पाकिस्तान में 4,000 फी बैग से भी ज्यादा, जबकि इंडिया में 300 रुपए में आसानी से दस्तयाब है। बिजली का फी यूनिट हमारे किसानों को 60 रुपए में, जबकि इंडिया के किसानों को 10 रुपए में मिल रहा है। डीजल की सूरत हाल भी इसी तरह है। पाकिस्तान में गंदम की फी एकड़ औसत पैदावार 30 मन से भी कम है, मगर गुज़श्ता सीजन में कमालिया के एक किसान अब्दुल हनान ने 78 मन फी एकड़ गंदम की पैदावार लेकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया और हुकूमत की तरफ से उन्हें वीट चैंपियन का लक़ब भी दिया गया। आइए उनसे जानते हैं कि उन्होंने ये कामयाबी कैसे हासिल की और गंदम कैसे काश्त करके 78 मन फी एकड़ पैदावार हासिल की। अलहमदुलिल्लाह रवां साल गवर्नमेंट पंजाब ने गंदम का पैदावारी मुकाबले का इनकार किया, मैं उहदे विच हिस्सा लिया। अल्लाह ने करम किया, मैं अलहमदुलिल्लाह इस वक्त पंजाब का विनर हाँ। 76.5 मन मेरी गंदम आई है जी। मैं जमीन की बहुत अच्छी तैयारी की, 2 बोरी DAP, 1 बोरी पोटाश, अद्धी बोरी यूरिया काश्त की, बाद में 2 बोरी यूरिया दी उन्होंने। इहदे नाल जड़ी बूटियां का वक्त पर वक्त स्प्रे किया, दूसरे जिन्हें भी वक्त में पानी लाए, बस सारा कुछ नाल अल्लाह ताला की रहमत आ कि एको ही मशवरा दूंगा कि भड़ोले चो कढ़ के बी ना पाओ, बी नूं ग्रेडिंग करके पाओ, बी दवाई ला के पाओ। जमीन की तैयारी पर 15,000 रुपए, यूरिया के 2 बैग 8,000 रुपए, DAP का 1 बैग 14,000 रुपए,
3 आबपाशी के अखराजात 10,000, मजदूरी 15,000 और जमीन का ठेका 40,000 रुपए। यूं कुल अखराजात 1,02,000 रुपए बनते हैं और 40 मन फी एकड़ पैदावार के हिसाब से कुल आमदन 1,56,000 रुपए बनती है। हमारे साथ इस वक्त तहकीकी इदारा बराए गंदुम के डायरेक्टर डॉक्टर जावेद अहमद साहब मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि इस साल जो सिनेरियो बना हुआ है इसमें किसान किस तरह अपनी गंदुम काश्त करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले ये फरमा दें कि सीजन शुरू होने वाला है गंदुम का, मार्केट से खादें गायब हैं या ब्लैक में महंगे दामों बिक रही हैं, तो आपको क्या लगता है ये कितने % प्रोडक्शन कंप्रोमाइज हो सकती है अगर हुकूमत ने प्राइस पे कंट्रोल ना किया? देखिए, गंदम हमारी सबसे अहम फसल है। इस पे गवर्नमेंट अपनी तमाम तर जो है ना मशीनरी उसको इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करके ये चीज़ें तो हमें इंश्योर करनी पड़ेंगी। खाद ख़ास तौर पे देखें एक बेसिक एलिमेंट है, अगर मुतनासिब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता खादों का तो फिर एक अच्छी फसल की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। तो वाकई इस वक्त खाद में जो है वो देखा जा रहा है कि मार्केट में कम है या उसको कंट्रोल रेट पे नहीं, लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट ने प्लानिंग की है। मुस्तकिल महकमा ज़राअत तौसीह से और खादों वाली कंपनी से लाइजन में हैं और उनका यही कहना है कि नहीं, इस साल जो है तमाम तर कोशिशें बरूए कार ला के खाद की जो कंट्रोल्ड प्राइस है उसके ऊपर फ्राहमी को यकीनी बनाया जाएगा। सर इस साल किसानों को हुकूमत ने गंदुम का बीज भी स्टॉक नहीं करने दिया, तो आपको लगता है कि इदारे इस पोजीशन में है कि बीज फ्राहम कर सके किसानों को? इसमें दो बातें हैं। एक तो ये है कि ये बात भी सही नहीं है कि जी गवर्नमेंट ने स्टोर नहीं करने दिया। देखिए 28 मिलियन टन गंदम पैदा हुई थी और उसमें से 5 मिलियन टन जो है वो गवर्नमेंट ने प्रोक्योर की है, ठीक है। बाकी 23 मिलियन टन फार्मर्स के पास रही है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि सर 25 मन से ज्यादा इजाजत नहीं थी किसान को अपने पास रखने की। ये नोटिफिकेशन भी था और छापे भी पड़ते रहे हैं उन दिनों जब गंदम की फसल आ चुकी थी, तो बहुत कम किसानों ने स्टोर किया। आप सही कह रहे हैं, 25 मन ही था, लेकिन उसके बावजूद जो है ना, देखिए गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट तो 5 मिलियन टन है ना, उसके बाद बकाया तो मार्केट में है। दूसरी बात यह है कि सीड वाफर अवेलेबल है। सर हुकूमत ने जो गंदम खरीदी थी किसानों से उसकी कीमत 4,000 रुपए से भी कम थी, लेकिन इस वक्त जो मार्केट में फी एकड़ सीड है फी मन वो कोई 6 से 7,000 रुपए में बिक रहा है अच्छी क्वालिटी का। तो आपको क्या लगता है आप किसानों को इसी रेट पे बीज मिलेगा? हाँ देखिए, बीज में और एक मिक्सचर गंदम में फ़र्क होता है। जो बीज होता है ना वो इस तरह से आम प्रोड्यूस को लेके थैलों में नहीं भरा जाता, उसके लिए एक प्री बेसिक सीड से शुरू होती है बुनियाद, प्री बेसिक सीड से बेसिक बनता है, बेसिक से सर्टिफाइड। उसकी सर्टिफाइड सीड के भी मिनिमम स्टैंडर्ड हैं, उसमें 98% तक उसकी प्योरिटी होती है, उसमें वीड्स का सीड नहीं होता, वो ग्रेडेड होता है, उसमें टूटे हुए दाने श्रिवल्ड सीड नहीं होते। तो ये सारी प्रोसेसिंग जो है ये कॉस्ट करती है, इसलिए मिक्सचर गंदम वाला रेट तो डेफिनेटली सीड का नहीं होता। सीड जो है वो ग्रेन से महंगा होता है, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट फार्मर की होती है ये आई एश्योर यू के ये सबसे सस्ती इन्वेस्टमेंट है जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है फार्मर को। हम तो यही मशवरा देते हैं कि आप घर से गंदम रखने की बजाय सर्टिफाइड सीड यूज़ करें, क्योंकि सर्टिफाइड सीड से आपका मिनिमम भी आप 10-15% पैदावार ज़्यादा ले लेते हैं। सर इस वक्त जो सीड वाले इदारे हैं या सरकारी इदारे हैं जो बीज इस वक्त दे रहे हैं किसानों को, इस पोजीशन में है कि 22-23 मिलियन एकड़ का बीज दे सकें? देखिए 22-23 मिलियन अगर बंदा पूरी मतलब कोशिश भी करे तो फार्मर लेने को तैयार नहीं होते, लेकिन दुनिया भर में ये तकरीबन 20 से 30% एनुअल रिप्लेसमेंट रेट होता है सीड का वीट के लिए, लेकिन हमारे पास तकरीबन 60% से ज़्यादा सीड अवेलेबल है जो सर्टिफाई हो चुका है फेडरल सीड सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से, और ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। इंशाल्लाह ये अवेलेबल होगा फार्मर को। कोई ऐसा फार्मर जो सीड लेने जाएगा उसको ये नहीं होगा कि सीड अवेलेबल नहीं है। सर ये फरमा दें कि अप्रैल में जब गंदम तैयार हो चुकी थी तो बारिश और हवा चली और गंदम हमारी गिर गई, लॉजिंग होगी, तो इस साल हम क्या इकदाम कर रहे हैं कि
पिछले सीज़न की तरह ये प्रॉब्लम्स ना आए? देखिए, जब हम यहाँ पे हमारे अदारे नई अक़साम का बीज तैयार कर रहे होते हैं तो हमारे जो ज़ेर नज़र टॉप प्रायोरिटी पे चीज़ें होती हैं वो ये चेंजिंग क्लाइमेट है, जिसमें कभी गर्मी आ जाती है, कभी बारिशें, आंधियाँ, तो उससे मुदाफ़त रखने वाली अक़साम हम तैयार करते हैं। उसके साथ साथ बड़ा फैक्टर जो लॉजिंग में आता है, फसल के गिरने में रोल आता है गैर मुतनासिब खादों का इस्तेमाल। तो आपके ये चैनल के तवज्जो से मैं फार्मर को कहना चाह रहा हूँ कि आप नई अक़साम जो महकमा ने सिफारिश की हैं इस दफ़ा, उनका बीज काश्त किया जाए और खादें जो है मुतनासिब इस्तेमाल की जाए। उसमें फास्फोरस और पोटाश के इस्तेमाल को लाजमी शामिल किया जाए, क्योंकि वो फसल जिसमें खादें मुतनासिब इस्तेमाल की गई हैं और बीज अच्छा हो, वो निस्बतन बहुत कम गिरती है, क्योंकि उसमें अच्छी खादें होने की वजह से उस पर जड़ों का निज़ाम, तने का जो है वो स्ट्रेंथ बेहतर बनी हुई होती है और वो लॉजिंग को रेजिस्ट करती है। जबकि वो फार्मर जो सिर्फ यूरिया का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, फास्फोरस और पोटाश कम इस्तेमाल करते हैं, वो फसल बहुत ज़्यादा गिरती है। जी डॉक्टर जावेद अहमद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हुकूमत को खादों की कीमतों को कंट्रोल करना पड़ेगा और किसानों को म्यारी बीज काश्त करना पड़ेगा, तब ही हमारी पैदावार पूरी होगी। गंदम बुआई का सीजन शुरू होने वाला है, मगर खादें कंट्रोल रेट पर मार्केट में दस्तयाब नहीं हैं। इसके अलावा गंदम काश्त करने वाले किसानों के क्या मसाइल हैं, ये जानने के लिए किसान इत्तेहाद पाकिस्तान के चेयरमैन हसीब अनवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस टाइम पूरे पाकिस्तान में गंदम का सीज़न शुरू होने वाला है और हर साल की तरह मेरा किसान मेरा काश्तकार हुकूमत से चंद गुजारिशात लेकर बैठा है। सबसे पहली गुजारिश और सबसे पहली हुकूमत से जो हम चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि खुदारा हमें बिजली के बिलों के अंदर रिलीफ दिया जाए। जुल्म ये है कि जब मेरे किसान को खाद चाहिए होती है, वो खाद उसी वक्त ही मार्केट में ब्लैक हो जाती है। हमने अपना ज़ेरे काश रकबा तो बढ़ाया नहीं है, उल्टा हर साल कॉलोनीज बनने की वजह से हमारा ज़ेरे काश रकबा कम होता जा रहा है। तो खाद की खपत में इजाफा कैसे हो गया? ये खाद सारी स्टोर की जाती है, ये खाद को छुपा लेते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं, फिर ये माफिया वही खाद महंगे दामों बेचता है। एक तहसील के अंदर 4 से 5 बड़े खाद के डीलर होते हैं। एक एसी आया उन 4 से 5 डीलर्स को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। ताकत का सारा इस्तेमाल मजलूम अवाम, निहत्ते किसान के ऊपर है, माफिया की तरफ कोई नहीं जाता। ये चीज़ें गंदम के बहरान की तरफ जा रही हैं। यहाँ पे हुकूमत होश के नाखुन ले, खुदारा इस किसान को, इस ज़राअत को भी बेल आउट पैकेज दें। ज़राअत इस मुल्क का वाहिद शोबा है जो 6 महीने में आपको रिजल्ट दे देगा। पाकिस्तान में दिन ब दिन आटे के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और ये मसाइल उसी वक्त हल हो सकते हैं जब हमारी गंदम की पैदावार अच्छी हो, यानी हम फी एकड़ पैदावार 25 से 30 मन की बजाय 40 से 50 मन ले जाएं। और ये उसी वक्त ही मुमकिन है जब हुकूमत किसानों को सहूलियात मुहैया करे और कंट्रोल रेट के ऊपर मार्केट में खादें दस्तयाब हो और क्वालिटी का बीज दस्तयाब हो, ताकि किसान फी एकड़ पैदावार में इजाफा कर सकें। मुख्तसर ब्रेक और ब्रेक के बाद ज़री हालात हाजरा और मौसम की सूरत हाल। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में साइम रशीद हमारे साथ मौजूद हैं ज़री हालात हाजरा पर बात करने के लिए। साइम साहब फरमाइएगा, गन्ने का क्रशिंग सीजन शुरू होने वाला है। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से उसका ऐलान भी नहीं किया गया और दूसरा अभी तक गन्ने की कीमत का ऐलान नहीं किया गया, ये क्या मामला है? गन्ने की जो क्रशिंग के अंदर जो कीमत का तयन है वो मार्केट में जो चीनी की कीमत है उसके हिसाब से किया जाए। इस वक्त जो चीनी की कीमत जा रही है 150 रुपये, तो इस हिसाब से गन्ना कम अज़ कम जो उसकी कीमत बनती है वो 500 रुपये मन तक बनती है। साइम साहब, किसानों का इस वक्त मुतालबा है कि कीमत कम अज़ कम 600 रुपये होनी चाहिए, इससे कम हरगिज़ एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और दूसरी बड़ी अहम बात यह है कि जो सितंबर काश्त कमाद था इस साल वो बहुत कम काश्त किया गया, क्योंकि किसान कहते हैं कि अगर कीमत 500 या 600 से कम हुई तो फिर ये वारा नहीं खाता हमें। अच्छा, ऐसा है कि अगर 600 कीमत कर दें गन्ने की, हमें कंज्यूमर का भी ख्याल रखना है। तो गन्ने का जो फार्मूला होता है, जो 600 रुपये कीमत करेंगे उसका 1/4 से मल्टीप्लाई करके तकसीम 4 करें
ये आपका 750 तकसीम 4 करेंगे, ये तो 190 रुपये आपकी चीनी की कीमत निकल आएगी। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि कंज्यूमर को जो चीनी की कीमत है वो 220-225 रुपये मिले। सैमसंग नागजीवन बड़ी अच्छी फसल थी और किसानों ने बहुत पैसा कमाया इससे, और पिछले साल तक इसका बीज 5-6 हज़ार किलो बिकता रहा, लेकिन इस साल ये 200 से 300 रुपये किलो में आ चुका है। क्या माजरा ये? देखिए, पिछले साल इसका बीज जो सा था वो 14-15 हज़ार रुपये किलो तक गया। 5-6 हज़ार तो बहुत पहले की बात है। और मैं भी कहता हूँ ये अच्छी बात है कि इस वक्त इसका जो बीज है वो 400 रुपये 300 रुपये किलो तक आ चुका है और ये इस वक्त बतौर फसल बिक रहा है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो आम काश्तकार जो कि बावजूद इसकी कीमत के बीज महंगा होने से नहीं लगा सकता था, वो इसको काश्त कर सकेगा और एक प्रॉफिटेबल फसल के तौर पर इसकी पैदावार ले सकेगा। और जो हमारा इसमें था इन्वेस्टर था, असल में इजाफा उसने किया था। सैमसंग ये हज़ारों एकड़ जो पिछले साल लगा था, महंगे बीज और महंगे ज़री मुदाखिल किसानों ने अप्लाई किए, लेकिन इस वक्त उसका रेट इन्हीं नुकसान तो अल्टीमेटली किसान को हुआ है। जो किसान पिछले साल इसमें आया था उसको तो नुकसान है बज़ाहिर। उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो इसको मल्टीप्लाई करे, इस बीज को अगले साल भी लगाए, इस साल भी लगाए, अगले साल भी लगाए, और तीसरे साल जाकर वो इस नुकसान को पूरा कर लेगा और उसके बाद हर साल इस फसल को काश्त करता रहे, बीज के लिए रख के बाकी बेचता रहे, तो वो इसके लिए एक प्रॉफिटेबल मुनाफा बख्श फसल साबित होगी। गुज़श्ता 10 साल से एक हमारे कपास की जो फसल है उसमें एक मसला आ रहा है सफ़ेद मक्खी का, और हुकूमत से और इदारों से और साइंसदानों से ये कंट्रोल नहीं हो रही। सैमसंग उसमें मसला क्या है, इसको सही वक्त है कौन सा कंट्रोल करने का? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। नंबर 1, कपास को हमेशा अगेती फसल के तौर पर लिया जाए। गंदम के बाद काश्त का जो हुकूमती बयानिया है वो मुकम्मल गलत है। कपास को आप आलू के बाद काश्त करें या इसको आप राया के बाद, कनोला के बाद काश्त करें, और मार्च में इसकी काश्त होगी। जिसने मार्च में काश्त की थी उसने मानसून का सीजन आने से पहले 40-45 मन अपनी चुनाई कर ली थी। उनके लिए फसल बड़ी कारआमद रही है। सफ़ेद मक्खी का जो हमला होता है, देखें ये सोलेनेसी फैमिली के ऊपर रहती है और उसमें खाली कपास नहीं है, सारा साल आप इसकी परवरिश करते हैं मुख्तलिफ फसलों पर, और उसके बाद कपास की फसल आती है जो कि वसी पैमाने पर होती है, तो ये बड़ा हमला करती है। और इसका हमला कब होता है? गर्म मरतूब मौसम में। उस वक्त गर्म मरतूब मौसम पाकिस्तान में स्टार्ट होता है 15 जुलाई के बाद। 15 जुलाई के बाद मैंडेटरी कर लें कि आपने हर हफ्ते इसका स्प्रे करना ही करना है सफ़ेद मक्खी का, और जो स्प्रे करना है उसके अंदर आपने एडल्ट के साथ साथ निम्फ, जो कि इसके लार्वा स्टेज जिसे कहते हैं, उनको मारना है। असल में तो निम्फ चूसते हैं, पत्ते का जो रस चूसते हैं, और उस पर सूटी मोल्ड फंगस आती है, फ्लोइम एक्टिविटी मुतासर होती है। एडल्ट तो सिर्फ मीटिंग करते हैं। यानी सैमसंग हुकूमत को चाहिए कि इस वक्त जो कपास की काश्त है वो अर्ली कर ले, यानी मार्च अप्रैल में अर्ली काश्त करें, और वाइट फ्लाई के लिए किसानों की तरबीती वर्कशॉप करवाएं जो कि कॉटन सीजन के आगाज से पहले हों। जी सैमसंग बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। इस वक्त हमारे साथ असलम चौधरी साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि अगला हफ्ता मौसम कैसा रहेगा पाकिस्तान भर में। अस्सलाम वालेकुम सर, फरमाइएगा। शुक्रिया बिन्यामिन। पाकिस्तान में मानसून सीज़न मुकम्मल हो चुका है और इसके साथ ही हबस का भी खात्मा हो चुका है। आने वाले वीक के दौरान मौसम की सूरत हाल इस तरह रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद और पुठवा रीजन जिसमें रावलपिंडी, चकवाल, अटक, शामिल लाइन में बारिश का इम्कान है, जबकि लाहौर समेत पंजाब के अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। सिंध में कराची समेत बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान में कोयटा समेत अक्सर मकामात पर मौसम खुश्क रहेगा। केपी में अपर केपी जिसमें मालाकंड, बोनीर, शागला, सवात, कोस्तान शामिल है, इनमें बारिश का इम्कान है, जबकि साउथ केपी में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। जी असलम साहब बिल्कुल ठीक है। ये फरमा दें कि पूरे पाकिस्तान में दर्जा हरारत क्या रहने के इम्कान हैं? टेम्परेचर की सूरत हाल इस तरह रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 34 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कोयटा में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, पेशावर में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, गिलगित में 28 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि मुजफ्फराबाद में मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। जी असलम साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सैमसंग फरमाइएगा, ये जो दर्जा हरारत है और मौसम है ये किस तरफ लेके जा रहा है ज़रात को? मौसम तो बेहतर है जी, इसको बताया जा रहा है जो साहब बारिश नहीं है इसमें, और आलू की काश्त जो सी जिस इलाकों में होनी है उनके लिए आइडियल मौसम है कि आपका दिन का टेम्परेचर जो सा है वो 30 से नीचे आ जाए तो आलू की काश्त के लिए बहुत ही आइडियल एनवायरनमेंट हो जाता है। और इसके अलावा राया किनोला की काश्त है उसके लिए भी शुरू है मौसम आपका। सब्जियात के लिए भी चाराजात के लिए बड़ा अच्छा मौसम है, और फार्मर को चाहिए
कि इसने जो काश्त करनी है उस पर फौरी तौर पर अमल करे और अपनी काश्त को मुकम्मल करे। जी साहब साहब बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।